नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं सॉल्व टैक्स प्रॉब्लम। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवर्स सर्च मैकेनिज्म का ट्यूटोरियल सीरीज। अगले 3-4 वीडियो में मैं आरसीएम के बारे में पूरे के पूरे डिस्कस करूंगा और उसके बाद एक आखिर वीडियो होगा जो कि आपका सवाल होगा और मेरा जवाब होगा आरसीएम को लेके। दोस्तों, इसलिए वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और कोई भी सवाल हो जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं आरसीएम के बारे में। अब आरसीएम क्या होता है, ये एकदम बेसिक्स वीडियो है। बेसिक्स सारा नॉलेज यहाँ पे शेयर करेंगे, आरसीएम को यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। फिर जो भी चीज़ और भी आता है, जीटीए हो गया, अकाउंटिंग पार्ट हो गया, वो दोस्तों हम लोग अगले वीडियो के पार्ट में रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे वाला सवाल होता है आरसीएम क्या होता है और रिसिपिएंट को ही क्यों टैक्स यहाँ पे पे करना पड़ता है। ये सवाल काफ़ी बार मेरे क्लाइंट ने किया है कि भाई मैं परचेस किया हूँ, ठीक है, पर यहाँ पे मैं क्यों टैक्स पे करूँ, वो तो सप्लायर करेगा ना। इसलिए आपको पूरे जीएसटी मैकेनिज्म को समझना होगा, नॉर्मल को भी और आरसीएम को भी, वरना ये जो कंफ्यूजन रहता है कि मैं आरसीएम पे करूँ कि ना करूँ, क्यों पे करूँ, ये सारा सवाल का जवाब मुझे लगता है इस एक ही वीडियो से आपके पास आ जाएगा। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ये है आपका नॉर्मल मैकेनिज्म। उसमें क्या होता है इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले सोचिए आप एक रिसीवर हो, रिसिपिएंट हो। आप क्या कर रहे हो, कोई गुड्स परचेस कर रहे हो या फिर कोई सर्विस ले रहे हो। तो सप्लायर से आप गुड्स या सर्विस ले लिए। सप्लायर क्या करेंगे, आपको देंगे टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस में क्या होगा, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस जीएसटी। अब आप क्या किए, रिसीवर क्या किए, पेमेंट और जीएसटी मतलब टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस जीएसटी सप्लायर को दे दिए। सप्लायर जो पेमेंट पोर्शन है वो अपने पास रख लिया और जीएसटी को गवर्नमेंट को पे कर दिया थ्रू जीएसटी रिटर्न जो 3B है, फिर जीएसटी 1 में उसको दिखाया जो भी है। इस केस में क्या हो रहा है, नॉर्मल मैकेनिज्म में जो जीएसटी का बर्डन है वो आ रहा है रिसीवर के ऊपर, मतलब आपके ऊपर, और सप्लायर के ऊपर क्या आ रहा है, कंप्लायंस बर्डन। मतलब जीएसटी पे करेंगे आप, पर उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाने का जिम्मेदारी आता है सप्लायर के ऊपर। यह है नॉर्मल मैकेनिज्म। इसके बाद क्या होता है, जब आप अपना 3B फाइल करने जाते हो, ये जो आप जीएसटी पे किए हो इसका आईटीसी आप क्लेम कर लेते हो, ठीक है। अब आते हैं रिवर्स चार्ज में। रिवर्स मतलब उल्टा। यहाँ पे सारा चीज सेम होता है। सप्लायर से आप आउटवर्ड सप्लाई लेते हो या फिर सर्विस लेते हो, सप्लायर को पेमेंट कर देते हो, मगर जो जीएसटी पोर्शन है वो आप गवर्नमेंट को आप पे करते हो। नॉर्मल में क्या होता है, थ्रू सप्लायर जाता था, इस केस में डायरेक्टली आप ही पे करोगे। मतलब आरसीएम में जीएसटी का बर्डन एंड कंप्लायंस बर्डन दोनों आता है रिसिपिएंट के ऊपर, और यही है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मगर क्यों ऐसा होता है, क्यों रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है। गवर्नमेंट का मेन फंडा है रेवेन्यू। किसी भी हाल में गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए। नॉर्मल मैकेनिज्म में क्या होता है, दोनों बिजनेस जो कि रजिस्टर्ड है, दोनों आपस में बिजनेस किए, सप्लायर क्या किया, टैक्स कलेक्ट किया और फिर पे कर दिया गवर्नमेंट को। उसमें गवर्नमेंट के कोई परेशानी नहीं होता है, गवर्नमेंट के पास बड़ी ही आसानी से पैसा आ गया, रेवेन्यू आ गया। पर ऐसा काफी सारा केस होता है जिसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट को थोड़ा दिक्कत होता है उसमें कलेक्शन करने के लिए, किससे, सप्लायर से। उस केस में, वैसे केस में रिसिपिएंट के ऊपर वो कंप्लायंस बर्डन दे देते हैं कि भाई जीएसटी आप तो पे कर ही रहे हो, थ्रू सप्लायर कर रहे हो, इस केस में कंप्लायंस बर्डन भी आपके ऊपर आ रहा है, आप ही मुझे पे कर दो, ठीक है। सप्लायर यहाँ पे पे नहीं कर सकता, आप मुझे पे करो थ्रू जीएसटी रिटर्न और फिर उसका आईटीसी ले लो। अब देखते हैं कि कौन से केस में ये एप्लीकेबल होता है। 3 ऐसे केस है। फर्स्ट केस क्या है, सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टू ए रजिस्टर्ड डीलर। अगर कोई रजिस्टर्ड डीलर किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से गुड्स या सर्विस लेते हैं तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा। फिर दूसरा केस क्या है, सर्विस फ्रॉम ई कॉमर्स ऑपरेटर। और थर्ड क्या है, नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विस बाय सीबीसी। सीबीसी कुछ नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज है जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है। अब सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर ये क्या है, जैसे कि मैं बताया, गवर्नमेंट को किसी भी हाल में रेवेन्यू चाहिए। अगर कोई अनरजिस्टर्ड डीलर सप्लायर है तो जाहिर सी बात है वो अनरजिस्टर्ड है, तो वो कभी भी
अपने रिसिपिएंट से, अपने बायर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या हो गया, सप्लाई तो हो रहा है पर जीएसटी कलेक्शन नहीं हो रहा है, और गवर्नमेंट को क्या हो रहा है, रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। ट्रांजैक्शन हो रहा है, सेल हो रहा है, पर कलेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड डीलर है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या किया, बोला कि कुछ ऐसा केसेस वो एप्लीकेबल कर दिए कि जिसमें कुछ क्राइटेरिया फिट कर दिए, जिसमें अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन, जीएसटी में जो रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर कोई परचेस करते हैं तो उस केस में जो जीएसटी है उसका पेमेंट बर्डन और कंप्लायंस बर्डन दोनों आ जाएगा रिसीवर के ऊपर। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को आसानी होता है जो रजिस्टर्ड है उनसे टैक्स वसूल करने में। ये है मेन फंडा रेवेन्यू जनरेशन, इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। मतलब यहां पे देखिए पॉइंट क्या है, सप्लाई मीन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस बोथ। हियर सप्लाई मस्ट बी फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, अनरजिस्टर्ड डीलर से ही सप्लाई होना चाहिए। सप्लाई मस्ट बी इंटरस्टेट, ये तो एकदम जाहिर सी बात है क्योंकि कोई भी अनरजिस्टर्ड डीलर इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकता, वो अपने स्टेट में ही, खुद के स्टेट में ही सप्लाई कर सकता है। और दोस्तों ये एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। पहले क्या था, 5000 पर डे, उसके ऊपर मैक्सिमम 5000 पर डे तक आरसीएम एप्लीकेबल नहीं था, मगर 1/2/2019 के बाद वो जो रूल है वो विथड्रॉ कर लिया गया। अब किसी भी अमाउंट के ऊपर आरसीएम लग सकता है, पर इसमें गवर्नमेंट क्या बोला था कि जो चीज़ है, जो ट्रांजैक्शन है वो येट टू बी नोटिफाइड, पर अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है इसके ऊपर। तो अभी तक पता नहीं चल रहा है कि किसके ऊपर ये अनरजिस्टर्ड डीलर को जो मतलब आरसीएम एप्लीकेबल होगा, ये कौन से गुड्स के ऊपर होगा, अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है दोस्तों, येट टू बी नोटिफाइड। तो ये तो पता चल गया दोस्तों क्यों गवर्नमेंट आरसीएम अप्लाई करता है, रिसीवर के ऊपर क्यों वो बर्डन देता है, क्योंकि गवर्नमेंट को आसानी होता है किसी भी रजिस्टर्ड डीलर से टैक्स वसूलने में। तो अगर कोई रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है और सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल हो जाता है दोस्तों। ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 पे है। अब दोस्तों कुछ स्पेसिफिक केसेस है जिसमें आरसीएम एप्लीकेबल होता है, वो क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर। यहाँ पे 3 ऐसे चीज़ सर्विस है जिसमें अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई भी अगर इस तरह का सर्विस होता है तो इसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल होता है जीएसटी पे करने में। मतलब बर्डन, कंप्लायंस बर्डन प्लस पेमेंट बर्डन दोनों ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर आता है। ये क्या क्या चीज़ है दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब मतलब जो कैब सर्विस, ओला उबर। फिर प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन इन होटल्स, इन गेस्ट हाउस, क्लब्स एटसेट्रा, और सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउसकीपिंग सच एज प्लम्बिंग, कारपेंटिंग एटसेट्रा। दोस्तों ई कॉमर्स ऑपरेटर का खुद का कोई बिजनेस नहीं होता है, कोई गुड्स या सर्विस नहीं होता है, ये सिर्फ मीडिएटर काम करता है, एजेंट का काम करता है। जैसे कि आप अगर उबर का कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो आपके पास ऐप रहता है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर लेते हैं और आपके पास टैक्सी आ जाता है। इसमें उबर के पास कोई खुद का कोई टैक्सी नहीं होता है दोस्तों, वो भी टैक्सी किसी से हायर करता है। तो यहाँ पे उबर सिर्फ मीडिएटर का काम करता है, मतलब बीच में एक एजेंट का काम करता है, आपको सर्विस देता है किसी और के थ्रू। तो ये है दोस्त, ये जो 3 है सर्विस, इसके ऊपर ई कॉमर्स ऑपरेटर को देना पड़ेगा आरसीएम के थ्रू टैक्स। अब दोस्तों आते हैं कुछ नोटिफाइड गुड्स और सर्विस, जैसे कि आपका जीटीए हो गया, फिर डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, फिर एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट हो गया, फिर ट्राइब्यूनल हो गया, इंश्योरेंस एजेंट हो गया। इसमें इस केस में जो रिसिपिएंट होगा, जो इनसे सर्विस लेगा, कोई जीटीए से सर्विस लेता है तो जीटीए लायबल नहीं होता है, जो सर्विस लेता है जो रिसिपिएंट है वो आपका जीएसटी पे करता है। मतलब पेमेंट बर्डन प्लस कंप्लायंस बर्डन इस केस में रिसिपिएंट के पास आएगा। इन सारे सर्विस को लेके, खासकर जीटीए को लेके डिटेल में 1-2 वीडियो और बनेगा दोस्तों। इस बार तो नहीं बन रहा है क्योंकि एक वीडियो में सारा चीज मैं डाल नहीं सकता। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आपको आरसीएम पे करना पड़ रहा है थ्रू 3B, हम दिखाऊंगा अगले वीडियो में कि 3B में कैसे आरसीएम को आप एडजस्ट करेंगे, पेमेंट करेंगे, उसका आईटीसी क्लेम करेंगे। तो अगर आपका कोई आईटीसी बैलेंस पड़ा हुआ है तो उससे आप आरसीएम का जो लायबिलिटी है उसको सेट अप नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, आपको थ्रू कैश ही पे करना पड़ेगा उसको।
नंबर 2, आरसीएम में जो आप जो पे किए उसका आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। नंबर 3, अगर एडवांस है तो उस पर भी आरसीएम एप्लीकेबल होगा। उसके बाद दोस्तों, अगर आप के ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाता है, सोचिए आप कोई जीटीए से सर्विस लिए पर आप रजिस्टर्ड नहीं हो, पर जीटीए से सर्विस लिए तो आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा कंपलसरी। इसमें जो थ्रेशोल्ड लिमिट होता है 40 लाख का, वो एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आपके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल हो गया तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद जो आपका कंप्लायंस बटन है वो भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और जो इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, कंपोजिशन स्कीम में भी एप्लीकेबल है। अगर आप एक कोई कंपोजिशन डीलर हो और किसी आपके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होता है तो आपको आरसीएम पे करना पड़ेगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर आरसीएम। पर ध्यान रखिए, आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि कंपोजिशन डीलर आईटीसी किसी भी हाल में क्लेम नहीं कर सकता। इस बात का ध्यान आपको रखना है दोस्तों। तो ये था दोस्तों बेसिक कंसेप्ट ऑफ आरसीएम। अब अगले वीडियो में दिखाएंगे कैसे आप 3B में, छोटा सा वीडियो होगा दोस्तों अगला वीडियो, 3B में कैसे आप आरसीएम को शो करेंगे, डिटेल में दिखाएंगे 3B में। उसके बाद दोस्तों आएगा जीटीए का अकाउंटिंग और काफी सारा चीज उसमें होगा दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? कोई भी सवाल आरसीएम के ऊपर आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि मैं बोला था लास्ट वीडियो होगा आपका सवाल मेरा जवाब ऑन आरसीएम। तो इसके लिए दोस्तों लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।